1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए जिसमें कम से कम 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। दोपहर 1:30 बजे से 3:40 यानी करीब 2 घंटों के अंदर अंदर कुल 13 धमाके मुंबई में किए गए। इन हमलों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था, जो आज तक पकड़ा नहीं गया। वहीं इन हमलों में अबू सलेम सहित 6 लोगों को दोषी ठहराया गया था। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश पेशवा। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबू सलेम की बची कहानी को लेकर। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे अबू सलेम दिल्ली से मुंबई में कदम रखता है और शुरुआत में पैसा कमाने के लिए ड्राइवरी से लेकर डिलीवरी बॉय तक की नौकरी करता है, लेकिन फिर डी कंपनी के साथ मिलकर उसकी मानो किस्मत खुल गई। फिर होते हैं मुंबई धमाके, जिसमें सलेम का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया। फिर वो मुंबई धमाकों के बाद देश छोड़ देता है और अपनी पत्नी के साथ दुबई की शरण लेता है। अगर आप सीधे इस वीडियो पर को देख रहे हैं तो ऊपर आई बटन पर अबू सलेम पर बने पार्ट 1 का लिंक दिया गया है, जहां आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देश छोड़ने के बाद सलेम और समीर दोनों दुबई रहने लगते हैं। अब वो समय आ गया था जब सलेम डायरेक्टली अनीस इब्राहिम के साथ काम करने लगा। मुंबई ब्लास्ट को करीब 2 से 3 साल बीत चुके थे। वहीं अबू सलेम ने मुंबई के बिल्डर को उनसे पैसे वसूलने शुरू कर दिए। उन्हीं बिल्डरों में एक था प्रदीप जैन, जिसने अबू सलेम को पैसे देने से इनकार कर दिया। अबू सलेम को लगा कि उसका डर लोगों के भीतर खत्म हो रहा है, तो मौका देखकर 7 मार्च 1995 को बिल्डर प्रदीप जैन को उनके ही बंगले के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या करा देता है। यहाँ तक कि प्रदीप जैन की पत्नी को प्रदीप की 13वीं के दिन मारने की धमकी भी देता है। प्रदीप की पत्नी को अबू सलेम द्वारा मेंटली टॉर्चर भी किया गया था। मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में अबू सलेम को विशेष टाडा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी और उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। खैर, इसके बाद अब वो समय भी नजदीक आ गया जब दाऊद का हाथ अबू सलेम के ऊपर सीधे तौर पर आ गया था और इसी की बदौलत अबू सलेम का दुबई में नाम होता जा रहा था। उसको पैसों की किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं लग रही थी, लेकिन और ज्यादा पैसे कमाने की लत सलीम को लग चुकी थी, तो उसने दुबई में फिल्म से जुड़े व्यक्तियों से मिलना शुरू कर दिया। जैसा कि आप सबको पता ही है कि फिल्म जगत से जुड़े व्यक्ति जिस तरह दाऊद से मिलने दुबई आया करते थे, वैसे ही अबू सलेम ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। दुबई में ही अबू सलेम को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्तियों के फोन नंबर मिल जाते थे और जिसके बाद उनसे सलेम पैसों की डिमांड करता था और जो उसे पैसे देने से मना करता था वो उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। अब 1997 को अबू सलेम ने सुभाष घई और राकेश रोशन पर भी जानलेवा हमला किया था। हालांकि इस हमले में वो दोनों बाल बाल बच गए। फिर वहीं गुलशन कुमार को भी सलेम द्वारा धमकी दी गई। सलेम ने गुलशन कुमार को 10 करोड़ की फिरौती मांगी थी, लेकिन गुलशन कुमार ने इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया और अबू सलेम को यह रकम देने के लिए मना कर दिया। बिल्कुल, अब सलेम को यह मनाही नागवार गुजरने लगी और उसने ये दिखने लगा कि अब उसका खौफ फिल्मी सितारों के बीच खत्म हो रहा है। तो अबू सलेम ने गुलशन कुमार को मारने का प्लान बनाया और 2 शूटरों अब्दुल रऊफ मर्चेंट और अब्दुल राशिद को हायर किया। गुलशन कुमार की रैकी की गई तो पता चला कि गुलशन कुमार रोज घर से निकलकर जीतेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं, तो मंदिर के पास ही उन्हें मारने का प्लान तैयार किया। तब 12 अगस्त 1997 को जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर दोनों शूटरों ने गुलशन कुमार को 16 गोलियों से छलनी कर दिया। हालांकि इस केस में दोनों शूटरों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अबू सलेम पर लिखी किताब की माने तो जिस समय शूटर गुलशन कुमार को गोलियों से भून रहे थे, उस समय अबू सलेम फोन पर था और वो गोलियों की आवाज और गुलशन कुमार की चीखें सुन रहा था। इस केस में एक बात और हैरान करने वाली सामने आई थी। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी राकेश मारिया ने खुद न्यूज एजेंसी IANS को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें उस साल अप्रैल महीने में एक मुखबिर ने अबू सलेम के इस प्लान की खबर दी थी। मारिया ने बताया कि मुझे 12 अप्रैल 1997 को एक मुखबिर का फोन आया। उसने मुझसे बस इतना बताया कि सर, गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है। मैंने उससे पूछा कि विकेट लेने वाला कौन है, तो उसने जवाब दिया कि अबू सलेम। सर, उसने अपने शूटरों के साथ इसका प्लान तैयार कर लिया है। गुलशन कुमार रोज सुबह घर से निकलने से पहले शिव मंदिर जाता है और वहीं पर उसका काम खत्म करने वाले हैं।
गुलशन कुमार की हत्या के बाद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डर का माहौल छा गया। गुलशन कुमार के कत्ल के बाद 1997 में भारत सरकार ने दुबई सरकार पर जोर डाला कि अबू सलेम पर शिकंजा कसा जाए, लेकिन सलेम इतना शातिर था कि वो वहां नाम बदल कर रह रहा था। अब 1998 में अबू सलेम ने दुबई में अपना किंग्स ऑफ कार ट्रेडिंग का कारोबार शुरू किया। इसी बीच स्टेज शो फंक्शन के दौरान उसकी दोस्ती फिल्मी अभिनेत्री मोनिका बेदी से हुई। अब दोनों के रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरी, यहाँ तक कि दोनों के बीच निकाह की भी खबर आई। लेकिन मोनिका और अबू ने सार्वजनिक रूप से कभी भी इस रिश्ते को स्वीकारा नहीं। हालांकि मोनिका ने कई बार इंटरव्यू में ये स्वीकार जरूर किया कि वो सलेम से मोहब्बत करती थी। अचानक दोनों के रिश्तों में दरार आ गई, यहाँ तक कि अबू सलेम ने मोनिका को कानूनी नोटिस भेजा था और नोटिस में सलेम ने कहा था कि या तो मुझे पति कह दो या फिर मुझे तलाक दे दो। अबू सलेम, अनीस इब्राहिम, छोटा शकील और दाऊद के बीच आ जाता है, लेकिन जल्दी ही सलीम को लगने लगा था कि वो यहाँ ज्यादा समय तक नहीं ठहर सकता, तो वो अमेरिका का रुख करता है। लेकिन कुछ समय बाद सुनने को मिलता है कि छोटा शकील ने अमेरिका में अबू सलेम पर हमला करवाया और वो वहां किसी तरह से बच गया। अमेरिका में अबू सलेम का एक पेट्रोल पंप और एक थिएटर था। अब इस सब की देखभाल उसकी पहली पत्नी समीर जुबानी कर रही। समीर जुबानी सलीम और मोनिका बेदी के इस कंफ्यूजन वाले रिश्ते से खुश नहीं थी। उसे भी इस बात का शक था कि इन दोनों ने शादी कर ली है। अब अमेरिका में जब 9/11 आतंकवादी हमला हुआ तो उस दौरान वो अमेरिका में ही था, जिसके बाद अमेरिका में रहने वाले हर बाहरी आदमी की जांच पड़ताल शुरू हुई। तो सलेम को लगा कि उसके पास यहाँ रहने के पुख्ता कारण नहीं है और उसकी हिस्ट्री, नाम बदल कर रहना, अगर ये सब बाहर आया तो वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। तो इस वजह से अमेरिका से यूरोप आ जाता है। वहां वो मोनिका बेदी की फैमिली के साथ रहने लगा, लेकिन जल्दी ही, क्योंकि दोनों के समुदाय अलग अलग थे, तो उनकी दाल नहीं गली और वो जल्दी ही उसके परिवार को छोड़कर पुर्तगाल के लिस्बन में कदम रखता है। वहां वो अच्छे से सेटल हो गया था। वो वहां अर्सनाल अली के नाम से रह रहा था। लेकिन एक दिन FBI को पता चला कि अबू सलेम वहां, तो उन्होंने मुंबई के इंटरपोल को इसकी सूचना दी, जिसके बाद CBI उसके पीछे लगी जाती है। दरअसल 93 के मुंबई हमले के सारे आरोपियों पर ट्रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो गया था और इंटरपोल के जरिए जहां कहीं भी हमलावरों के होने की खबर मिलती तो वो जानकारी भारत सरकार को पहुंचा दी जाती थी। फिर 20 सितंबर 2002 को अबू सलेम को मोनिका बेदी के साथ इंटरपोल ने लिस्बन, पुर्तगाल में गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी पर यह भी कहा गया कि उसकी पहली पत्नी ने ये इंफॉर्मेशन लीक की थी, क्योंकि वो सलेम से दूसरी शादी को लेकर बहुत गुस्सा थी। वहीं कहा तो ये भी गया कि सलेम भारी अमाउंट में पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था, इसलिए वो पकड़ा गया। 2002 में सलेम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2005 में उसको मुंबई लाया गया। इतना समय भारत लाने में इसलिए लगा क्योंकि भारत सरकार ये प्रूफ नहीं कर पा रही थी कि अरसलान अली ही अबू सलेम है। इंडिया की पुलिस ने के पास अबू सलेम की ना तो कोई फोटो थी और ना ही फिंगरप्रिंट। तभी इकबाल शेख, जो कि आफ्ताब अहमद खान की ATS टीम का हिस्सा थे, उनको याद आता है कि उन्होंने TM नगर के पुलिस स्टेशन में अबू सलेम के फिंगरप्रिंट्स लिए थे। कहते हैं अगर 1991 में अबू सलेम आफ्ताब अहमद खान के हत्थे नहीं चढ़ता तो उसको मुंबई लाना नामुमकिन हो जाता। फिर 2005 में CBI मोनिका बेदी और अबू सलेम को एयरफोर्स के प्लान में इंडिया लेकर आए और पुर्तगाल सरकार ने 21 शर्तों पर अबू सलेम को इंडिया पुलिस के हाथों में सौंप दिया और सबसे अहम शर्त थी कि सलेम को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। वहीं उस पर 8 केस दर्ज थे, जिसमें से गुलशन कुमार का केस शामिल नहीं था। सलीम को 25 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, ये भी उस एक 21 शर्तों में एक शर्त थी। भारतीय लेखक हुसैन जयंती, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों पर कई किताबें लिखी हैं, उनकी माने तो अबू सलेम के लिए जेल में इटालियन मार्बल लगा है। जेल में उसके लिए हर तरह की ऐश और आराम की चीज है। डिजाइनर कपड़े उसके लिए जेल से आते हैं, यहाँ तक कि उसका खाना मुंबई के मशहूर होटल से मंगाया जाता है। तो ये थी अबू सलेम की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।